तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज की थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे अपन एनसीईआरटी बुक के, और क्वेश्चन नंबर 4.6 तक किया था अपन ने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। 4.6 मैंने करवा दिया था। 4.7 अपन करते हैं। तो चलिए 4.7 राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4.7 क्या है। टू लॉन्ग एंड पैरेलल straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A. मतलब हमको 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स दिए हुए हैं और उनमें से करंट फ्लो कर रहा है। ये वायर ए और ये वायर बी, और इसमें से 8 एम्पियर है, यहाँ पर 5 एम्पियर है। करंट का डायरेक्शन सेम दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो जो वायर ए है उसके 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर, मतलब लेंथ जो अपन मान रहे हैं वो लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इस पर हमको फोर्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है आपका। तो जैसा अपन ने डेरिवेशन देखा था, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो उस कंडीशन में वायर्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, और उनमें फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ वो होता μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R। ये फॉर्मूला आपने देखा था, डिराइव करवाया था मैंने। ये था फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पर, चाहे इस वायर का हो चाहे इसकी, यूनिट लेंथ पर। तो डेफिनेटली F अपॉन L इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻7, I1 8 एम्पियर, I2 5 एम्पियर। इनके बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इतना न्यूटन पर मीटर फोर्स लगेगा। लेकिन अब रहा आपको यदि 10 सेंटीमीटर लेंथ पर, तो L की वैल्यू रख दीजिए फिर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यदि यहाँ भी अपन 4 सेंटीमीटर करते, नहीं कन्वर्ट करते, तो ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाता। आप मेरी बात को समझिएगा। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा ही सिस्टम में कर रहे हैं तो मीटर में रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा, सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो। लेकिन क्या होगा यदि अब मैं सेंटीमीटर को यहाँ भी मीटर में कन्वर्ट करूँ, यहाँ भी मीटर में कन्वर्ट करूँ, तो कन्वर्शन वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। यदि मीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब ये 4 से देखो आप 2 हो रहा है, 2 इंटू 5 10 हो रहा है, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 100 हो जाएगा। कुल मिलाकर 10⁻⁻7 इंटू 100 मीन्स 10⁻5 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। कितनी लेंथ पर, 10 सेंटीमीटर लेंथ पर। और डेफिनेटली क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट करेगा। इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ पर इतना फोर्स होगा, 10⁻⁻5 न्यूटन। बच्चों मुझसे एक मिस्टेक हुई है। जब मैंने यह फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है तो फॉर्मूले में मुझसे मिस्टेक हुई। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या था, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2। यहाँ पर 2 था, यहाँ भी 2 आ जाएगा फिर, और इस तरीके से आंसर हो जाएगा F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये 2 जो था छूट गया था, ये अपन को ध्यान रखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.8। ए क्लोजली वाउंड सोलेनाइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 layers of windings
of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center. ये तो solenoid का क्वेश्चन हो रहा है और इसमें इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0 इंटू एन इंटू आई. व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो यदि हम इसमें n की वैल्यू, तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, जो लेंथ हमको गिवन है सोलेनाइड की वो 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर एंड 5 लेयर्स बोला है और टोटल वाइंडिंग्स जो है हो जाएगी 400, मतलब 5 इंटू 400 हो जाएगा टोटल टर्न्स. डायमीटर 1.8 है तो रेडियस कितना जाएगा फिर 1.8 बाई 2 मतलब 0.9 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर. यहाँ पर 0.8 मीटर हो जाएगा लेंथ. एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर. मतलब क्वेश्चन में तो एकदम क्लियर ही हो गया आपको. जो सोलेनोइड है यदि आप उसको देखें और इसमें यदि एक लेयर की यदि मान लीजिए टोटल कितनी टर्न्स हैं 400 और इसी के ऊपर 5 लेयर्स कर दी है, राइट. तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो रही हैं 5 इंटू 4 20, 2000 टर्न्स हो रही हैं. और कितनी लेंथ पर हो रही है? फुल लेंथ पर, 0.8 मीटर लेंथ पर, 0.8 मीटर लेंथ पर. तो फिर यूनिट टर्न्स पर कितनी हो जाएंगे? स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो ये हो जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाय 0.8. इसका मतलब हो जाएगा 2000, एक पॉइंट की वजह से और जीरो ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, राइट. तो टू ठीक है, पॉइंट हटाया तो वो ऊपर चला गया. तो 4 से भी करते तो 4 2 जा 5000, यहाँ से जाएगा 2500. ये 2500 टर्न्स आ रही है पर मीटर, ध्यान रखिए. अब हमारा फॉर्मूला ये है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू बताइए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, क्योंकि म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 7. तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी जाएगी 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2500 यह आ जाएगी. और आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू, करंट हमको गिवन नहीं है क्या? करंट देना चाहिए था इनको, दिया है बच्चों. इसमें करंट की वैल्यू अपन को I इज इक्वल टू है 8 एम्पियर. 8 एम्पियर है 0.8 है, 8 एम्पियर, हाँ 8 एम्पियर है. तो बस I की वैल्यू और रख दीजिए यहाँ पर, तो 8 एम्पियर. इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा B इज इक्वल टू, तो डेफिनेटली 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 8 800 इंटू 20 और आ जाएगा. तो 8 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया. 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 8 मतलब 10 टू द पावर 4 आएगा. फिर पाई 10 टू द पावर माइनस 7. इसका मतलब B इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पाई न्यूटन पर एम्पियर मीटर. ये अपना आंसर होगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 पाई. तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.9. वैसे आप लोग को जो है एनसीईआरटी की बुक खोलकर रखना चाहिए, क्वेश्चंस आपको दिखे तो ज़्यादा अच्छा है. चलिए मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, पर आप लोग खोलकर क्वेश्चंस देखेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर 4.9. ए स्क्वायर कॉइल of side 10 centimeter
consists of 20 tons and carries a current of 12 एम्पियर। कॉइल जो है वो स्क्वायर कॉइल बोला गया, साइड बोला गया 10 सेंटीमीटर, कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स, टोटल कितने टन्स 20 बोला है, मतलब N इज इक्वल टू ऑफ 20 एंड कैरीज ए करंट ऑफ I इज इक्वल टू ऑफ 12 एम्पियर। The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil and normal to the plane. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field। 30 डिग्री का एंगल बोल रहे हैं वो, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं कितना 0.8 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टाउ की वैल्यू हमको बताना है, आपको समझना चाहिए। हालांकि ये जो दिख रहा है आपको वो रेक्टेंगल शेप है, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए स्क्वायर शेप, वर्टिकली सस्पेंड किया गया है और इस कॉइल का जो प्लेन है उसका नॉर्मल, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहाँ मैग्नेट का साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी जाएंगी नॉर्थ टू साउथ। तो ये डायरेक्शन किस चीज़ का होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें अपन ने कॉइल को इस तरीके से सस्पेंड किया हुआ है और इस कॉइल का जो प्लेन है उसका नॉर्मल ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। मतलब यदि आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर ए बी बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ए बी ऐसा रहेगा और ए के जस्ट नीचे ये आपको मान लीजिए सी है, ये डी है, तो एकदम ए के नीचे डी और यहाँ पर बी के ठीक नीचे सी टॉप व्यू में, और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन किसका है, नॉर्मल का। ये कॉइल के प्लेन का है, कॉइल का प्लेन इसका, इस तरीके से ये टॉप व्यू देखते हैं। तो ये एंगल हमको क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री, किसके बीच का, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। क्योंकि हमको मालूम है कॉइल का जो एरिया है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। पुलकित, तो फिर इस कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। फिर टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, N इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो डेफिनेटली यहाँ पर N अपन को गिवन है 20, करंट की वैल्यू है 12 एम्पियर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड पता है, थीटा पता है। केवल एक ही प्रॉब्लम आ रही है, एरिया की तो निकाल लीजिए, क्योंकि स्क्वायर शेप बोला है तो एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका मतलब कितना जाएगा 100, और सेंटीमीटर मतलब होता है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये हो गया 10⁻⁻4 इंटू 100, मतलब 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज आपके पास में हैं। तो टॉर्क की वैल्यू जाएगी N 20, करंट की वैल्यू 12, एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁻², मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई 0.8 और थीटा मतलब साइन 30। साइन 30 तो वैसे साइन 30 1/2 होता है तो इससे ये 10 हो जाएगा। चलिए निकाल सकते हैं अब आप, तो कितना इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 20 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻², 8/10 इंटू 1/2। 10 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू 12 इंटू 8, बोलो 12 इंटू 8 96, तो 96 इंटू 10⁻⁻² टेस्ट न्यूटन मीटर, है ना, क्योंकि टॉर्क का जो यूनिट होती है
न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस 0.96, मतलब टॉर्क की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0.96, कॉपी कर लीजिएगा। तो यदि मैं इस क्वेश्चन में ऐसा बना देता डायग्राम तो मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा अच्छा इमेजिन कर पा रहे हो। कॉइल इस तरीके से वर्टिकली सस्पेंडेड है, ये डायरेक्शन किसका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन एरिया। तो ये जो मैंने बनाया इसी का टॉप व्यू बनाया, ये जो पोर्शन है ना वो समझ रहे हैं आप लोग, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। तो जब टॉप व्यू देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ए के ठीक नीचे डी दिखाई देगा इसी पॉइंट पर, और ये आपको ऐसा दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4.10। एक्चुअली में 4.10 बोलना गलत तो होता है क्योंकि पॉइंट के बाद में जो है वैसे ही बोला जाता है 4.10, लेकिन अब यहाँ सीक्वेंस के हिसाब से बोल देते हैं भाई 4.10, मतलब 4th चैप्टर 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, तो टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 M2 हैव द फॉलोइंग particulars: R1 is equal to 10 ohm, N1 is equal to 30, A1 3.6 into 10 to the power minus 3 meter square, B1 is equal to 0.25 टेस्ला। सेकेंड कॉइल का अपन को रेजिस्टेंस R2 गिवन है 14 ohms, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 42, एरिया गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड। The spring constants are identical for the two meters. Determine the ratio of first current sensitivity and second voltage sensitivity of M2 and M1. ये अपने को क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों ये जब अपन ने क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है इसमें करंट सेंसिटिविटी फाइंड करना और वोल्टेज सेंसिटिविटी, जबकि हमको बोला गया है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट अपन ले लेते हैं, जैसा मैंने अब, क्योंकि जब अपन ने थ्योरी पढ़ी थी तब आप ध्यान दीजिए, जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था तो इसके ऊपर दो टॉर्क वर्क कर रहे थे, एक था डिफ्लेक्टिंग कपल मोमेंट और एक था रीस्टोरिंग कपल मोमेंट। इसने डिफ्लेक्ट किया था और इसने रोका था, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। थ्योरी में देखिएगा आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो ये C इंटू फाइव इजिकल टू आया था N इंटू आई इंटू ए इंटू बी, और मैंने आपको बताया था फाइव अपॉन आई, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव अपॉन आई इजिकल टू N इंटू ए इंटू बी अपॉन सी वी। इसको अपन बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। जितना मतलब थोड़े से करंट से यदि बहुत डिफ्लेक्शन हो रहा है तो अपन बोल रहे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होगा, क्योंकि फाइव अपॉन आई की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी ना, फाइव अपॉन आई। स्मॉल करंट आपने पहुंचाया और डिफ्लेक्शन बहुत हो रहा है, कॉइल तुरंत रोटेट हो गई तो आप बोलोगे बहुत सेंसिटिव है। इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। जब अपन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइव अपॉन आई इजिकल टू आ रहा है N इंटू ए इंटू बी अपॉन सी। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, A एरिया ऑफ ए कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड, और C को अपन ने बोला था ट्विस्टिंग रिजिडिटी। ये ट्विस्टिंग रिजिडिटी क्या था, जब कॉइल 1 डिग्री रोटेट करेगी तो वायर में जो ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, ट्विस्टिंग कपल मोमेंट मतलब ऐठन, उसको हिंदी में बोलते हैं ऐठन आघूर्ण। आघूर्ण मतलब मोमेंट, तो इसको ट्विस्टिंग रिजिडिटी मतलब ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूसेस इन वायर व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 1 डिग्री। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया है कांस्टेंट, उसको उसी को उन्होंने बोल दिया स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये तो सेम है। तो इसका मतलब है करंट सेंसिटिविटी फाइंड करना मतलब फाइव अपॉन आई का रेशियो फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई फॉर टू, फाइव अपॉन आई फॉर फर्स्ट कॉइल। दो कॉइल दी अलग अलग। यस, R1 की वैल्यू शायद ये R1 ही है, हाँ ठीक है, ये फर्स्ट कॉइल के लिए और ये सेकंड कॉइल के लिए डाटा दिया है। और हमको बोला सेकंड कॉइल और फर्स्ट कॉइल के करंट सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है।
इसका मतलब है 5/I फॉर सेकेंड कॉइल अपॉन 5/I फॉर फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा N2 A2 B2 अपॉन C, नीचे आ जाएगा N1 A1 B1 अपॉन C, C कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास में ये वैल्यूज बची है, केवल सब्स्टिट्यूट करोगे उससे आपके आंसर आ जाएंगे। N2 की वैल्यू रखो 42, A2 की वैल्यू रखो 1.8 इंटू 10⁻⁻3, B2 की वैल्यू रखो 0.5 डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू रखो 30, है ना। फिर A1 की वैल्यू रखो 3.6 इंटू 10⁻⁻3 इंटू B1 की वैल्यू 0.25, तो इसको भी 50 बोल दो, 0.50 बोल दो। रेजिस्टेंस बचा है तो अपने को वोल्टेज सेंसिटिविटी में काम आएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻³ क्या हो गया, कैंसिल। ये जाएगा 42/30, यहाँ पर पॉइंट्स हट जाएंगे तो 18/36 हो जाएगा, और यहाँ पर भी पॉइंट्स हट जाएंगे तो 50/25। तो देखो ये 2 हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया, ये 2 कैंसिल। 42/30 मतलब 2 से डिवाइड करते तो 21 हो रहा है, और ये हो रहा है 15। 3 से डिवाइड करें तो ये हो रहा है 5, और ये हो रहा है 7। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी का रेशियो हो रहा है 7/5। इसका मतलब 7 जो सेकंड जो कॉइल है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, 7/5 आ रहा है ना। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड करना है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तो क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन R, बस। तो फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर सेकेंड, वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा करंट सेंसिटिविटी अपॉन R1, मतलब फॉर 1 नहीं 2, और यहाँ पर जाएगा करंट सेंसिटिविटी अपॉन R फॉर फर्स्ट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर सेकेंड, वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू, अब देखिए ये रेशो CS2/CS1 इंटू R1/R2। अब ये रेशो अपन ने निकाल लिया है 7/5, तो 7/5 ये आ गया। और R1/R2, R1 की वैल्यू हमको गिवन है 10 और R2 की वैल्यू गिवन है 14, तो 7 से ये कितना हो गया 2, 5 से हो गया 2, 2 कैंसिल, 1:1। तो बच्चों करंट सेंसिटिविटी का रेशियो है 7/5 और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो है 1:1। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th, in a chamber a uniform magnetic field of, मतलब जो बच्चे वीडियो देख के पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी की बुक खोल कर क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि मेरे पास क्लास में जो पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चों में एक लड़की बस जो है वो बुक लेकर आई है। अब यदि तुम लोग बोलो तो सबके मैं नाम लेके बताऊं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना बुक के आए हैं, पर छोड़ो, एक क्लास की छूट दे देते हैं, नहीं तो फिर इन लोग के नाम बताना चालू करेंगे। ये ऐसे उठाए बैग और चले आते हैं। अगली बार तो बुक लेकर आओ सब लोग, बुक रहेगी तो अच्छा समझ में आएगा ना भाई। अब घर में ये वीडियो देखना और साथ में बुक भी खोल के फिर से रिवाइज करना, खुद से करना आप क्वेश्चन। क्या हाँ कर रहे हैं। 4.11 इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 G, मतलब गॉस, और गिवन है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। व्हाट इज गॉस? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन CGS सिस्टम is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10⁶ meter per second, normal to the field.
एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्किल। अरे सर्किल तो होगा ना भाई, लॉरेंज फोर्स की वजह से, अपन ने देखा है ना। कैसा क्वेश्चन करते हैं यार, वो लिखो ना, एक सर्कुलर रहेगा ड्यू टू लॉरेंज फोर्स, और वही कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। कभी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में यदि परपेंडिकुलर एंटर करेगा और तय है, वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो बच्चों चैम्बर दिया हुआ है ना 4.11, उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। कैसा इंटर कर रहा है? परपेंडिकुलर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू हमको गिवन है 6.5 गॉस। जी लिखा है गॉस। An electron is shot into the field with a speed of v 4.8 into 10 to the power 4.8 into 10 to the power 6 meter per second. Normal to the field. Explain why the path of the electron is circle and determine radius r. इसके अलावा उन्होंने हमको चार्ज की वैल्यू दी है। हाँ बच्चों, चार्ज की वैल्यू इन लोगों ने ना 1.5 इंटू 10 टू द पावर -19 दी है। तो जो वैल्यू दी उसके बेसिस पर सॉल्व करना पड़ेगा। एक्चुअल तो अपन को मालूम है कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19। अब पता नहीं एनसीईआरटी ने क्यों दी है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी गिवन है, तो हम लोग को मालूम है, जितना मालूम है उतनी दिया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो चार्ज की वैल्यू जरूर अपन नोट करते हैं, पता नहीं क्यों दी है, देखते हैं। 1.5 इंटू 10 पावर -19 कूलम। क्या होगी, गुस्से से देख रही हो? अब दे दी तो दे दी वैल्यू, जरूरी है अपन 1 पॉइंट से, अरे मान जाओ, क्या है गुस्से दे देख रही है, कैसा कर रही है एनसीईआरटी, गलत गलत दे रहे हैं सब सोच रही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सही दिया ना, वो नोट कर लो। चलो इतना गुस्सा नहीं होते हैं, चलता है। तो देखो यहाँ पर ये जब इंटर करेगी तो भाई ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अपन को मालूम है क्या लगेगा, लॉरेंज फोर्स। काहे से निकालते अपन लॉरेंज फोर्स का? डायरेक्शन किससे निकालते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ABC। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये डायरेक्ट मोशन हो गया, फोर्स ऐसा, तो इसके ऊपर फोर्स लगने लगता है ऐसा। तब यहाँ जाता तो ऐसा, यहाँ पर जाता तो ऐसा। ये अपन ने थ्योरी में भी देखा है। मतलब लॉरेंज फोर्स जो एक पॉइंट को कंसंट्रेट कर लेता है और उसी तरफ लगता है, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व करने लगता है सर्कुलर पाथ पर। यही लॉरेंज फोर्स कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर तो रेडियस आएगा। हालांकि अपन को फॉर्मूला पता है, R = mv/qb, उसी से तो निकाला था अपन ने भाई। अपन को मालूम था सेंट्रीपिटल फोर्स Fc कौन प्रोवाइड कर रहा है? लॉरेंज फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, है ना। लॉरेंज फोर्स कितना होता है? q इंटू वी इंटू बी इंटू ऑफ साइन थीटा, और यहाँ थीटा जाएगा 90। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये यहाँ पर कैसा इंटर कर रहा है वो? वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसा इंटर कर रहा ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दोनों परपेंडिकुलर है। थीटा 90, साइन 90 सबको पता है 1 होता है, एक v ये कैंसिल हो गया। ये mv/qb = r। ऐसे ही मैंने ड्राइव करके भी बताया था, पर बेटर ये है आप रट लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी पर बेस हमारे क्वेश्चंस जेई और नीट में भी आते हैं। तो वहाँ पर निकालते बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसमें वैल्यू रख दीजिए। ये जो है ना, ये भी वैल्यू उनने दी है, पर आपको तो रटी होनी चाहिए। एक्चुअली में 1 टेस्ला 1 Nm/A इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। तो 1 गॉस इक्वल टू होता है 1/10⁴, मतलब 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻⁴ टेस्ला, Nm/A, मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सब।
बाकी ठीक है, वैल्यू रख दो। मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। वेलोसिटी की वैल्यू 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6। चार्ज की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर, हम तो ऐसे में भूल ही जाएंगे यार, ये गड़बड़ करेगा तो। अच्छा होगा हम लोग को रटा हुआ है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, उन्हें दे दिए 1.5, तो अपन को दिमाग में आने लगा 10 टू द पावर माइनस 16। हो गया ना गड़बड़? नहीं 1.6, अपन 1.6 लिखो यार, मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। इनटू, है ना, इनने दे दिया होगा, पता नहीं वो टाइपिस्ट ने मिस्टेक की होगी। बी मैग्नेटिक फील्ड बोलो 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू ऑफ आर। ये जो भी आंसर आएगा मीटर में आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कर सकते हैं आप लोग। हाँ 9 हो गया, चलो ठीक है 91 कर देते हो, ये वाला पॉइंट भी हटा देंगे, इसका भी पॉइंट हटा देंगे। 91 यहाँ पर 48 कर देते हैं, यहाँ 16 कर देते हैं, यहाँ 65, सबके पॉइंट हटा दिए। इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 प्लस 6 प्लस 19, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू ऑफ आर। क्यों भाई? अब क्या होता है भाई, कैसे डिवाइड करोगे? 16 का टेबल बोलो, 3 हो गया ना ये, है ना, 3 हो गया ये। अब ये 3 1 जा 3, 276 बाई 65 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर कितना हुआ 6 प्लस 4 10 29 30 31 माइनस 2 इज इक्वल टू ऑफ आर। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। और मेरे ख्याल से रेडियस बार फाइंड करना था, बस फाइंड कर लिया हमने। चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास में बच्चे बैठे हैं जिनने मुझे सॉल्व करके बताया, इसकी वैल्यू आ रही है 4.2। यदि ये पॉइंट हटाओगे तो जाएगा 42 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। इसकी जगह अपन लिख सकते हैं मिली, तो ये जाएगा 1 मिली इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3, इसलिए 42 मिलीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 4.12 में बोल रहे हैं कि इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, और फिर ये भी पूछा डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पीड पर डिपेंड करता है क्या? तो देखो रिवॉल्यूशन हो रहा है, वैसे तो मैंने आपको डिराइव करवाया था फ्रीक्वेंसी, पर आप भूल गए होंगे। यदि 1 रिवॉल्यूशन की बात करोगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी हाँ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यदि आप 1 रिवॉल्यूशन की बात करोगे, फॉर 1 रिवॉल्यूशन, चलिए ठीक है थोड़ा रिवाइज भी हो जाता है। 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, है ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो 2 पाई आर, और टाइम कितना लगेगा इक्वल टू ऑफ टाइम पीरियड। तो यदि हम इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। अब इसमें v इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 1 बाई टी को अपन f लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, f से भी डिनोट कर सकते हो, n से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। अब यहाँ पर बच रहा है v इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर का भी आपने फॉर्मूला देखा था mv बाई क्यू बी, किया था ना, ये रट डालो, मैं बोल रहा हूँ वी क्या हो गया कैंसिल। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलो f इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्यू बी अपॉन 2 पाई एन, है ना। अब इसमें केवल आप वैल्यूज रखोगे, आंसर आ जाएगा। और आंसर जो आना चाहिए 4.12 18.2 मेगाहर्ट्ज, 18.2 मेगाहर्ट्ज। तो वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा बच्चों f इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड 6.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई 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 की वैल्यू रखना है क्या, रख दो 3.14, और m 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इनको आप सॉल्व करोगे तो जो मैंने भी आंसर बोला है वो आपको मिल जाएगा। कितना आंसर बताया मैंने, नहीं सुना तुम लोगों ने है? हाँ ये लड़का अच्छा है, पूरे ध्यान से सुनता है, सही बोला 18.2 मेगाहर्ट्ज ना, मतलब इंटू 10⁻6 आएगा हर्ट्स। मेगा में करोगे तो फिर 1 मेगा 10⁻6 होता है, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, मेगा होता है 10⁻6। तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। अब एक और चीज़ पूछ रहे हैं वो, फ्रीक्वेंसी क्या स्पीड पर डिपेंड करती है क्या, कहाँ करती है, फॉर्मूले में नहीं आ रहा ना, यह है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। क्यू पर डिपेंड कर रहा है, बी पर डिपेंड कर रहा है, एम पर, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर एफ जो है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड, राइट। कॉपी करो। तो चलो बच्चों, ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी बुक, लास्ट क्वेश्चन 4.13। क्या है ये क्वेश्चन 4.13? 4.13 इसका दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन, सर्कुलर कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 30, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of 1 टेस्ला। 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को सस्पेंड कर दिया हुआ है इसको, ठीक है। द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल। अच्छा, ये जो नॉर्मल ऐसा है, एरिया का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है भाई, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमको क्वेश्चन ये एंगल गिवन है कितना, 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। टॉर्क फाइंड करना है ताकि जो है कॉइल रोटेट ना करे। तो जितना एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगी उतनी टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, टॉर्क लगेगा, कॉइल रोटेट करेगी। जितना टॉर्क फील्ड लगा रही उतना टॉर्क आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए तो रोटेट नहीं करेगी। मतलब अपन को टॉर्क फाइंड करना है कुल मिलाकर। फिर इसी में सेकंड पार्ट भी पूछा है, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वी आर रिप्लेस्ड बाय प्लानर कॉइल ऑफ सेम इरेगुलर शेप that encloses the same area and all other particulars are also unaltered। मतलब वो बोल रहे हैं कि यदि सर्कुलर ना लेकर कोई अपन इरेगुलर शेप में ले लें कॉइल और उसको यदि सस्पेंड करें तो क्या आंसर पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है N इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू ऑफ साइन थीटा। ये टॉर्क जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है, कॉइल के शेप पर थोड़ी डिपेंड करता है। आप यहाँ पर सर्कुलर की जगह रेक्टेंगल कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, यदि एरिया सेम है तो टॉर्क भी सेम लगेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट में तो आप समझ जाइएगा, टॉर्क इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप ऑफ कॉइल, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉइल। तो यहाँ पर टॉर्क टाउ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 30, करंट की वैल्यू हो गई 6, एरिया हमको सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड हो गई 1 टेस्ला और थीटा हो गया 60 डिग्री। तो रेडियस 8 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 8 इंटू 10⁻⁻⁴
-2 मीटर। तो बस बच्चों वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, ये जाएगा 180 इंटू पाई आर स्क्वायर बोलो 8 इंटू 10⁻² स्क्वायर साइन 60 बोलो लड़की √3/2। डर के क्यों बोल रही हो, अच्छे से बोलो, घबरा घबरा के बोल रही हो तुम। 2 से कितना हुआ ये 90 इंटू पाई इंटू 8 स्क्वायर 64 10⁻⁻4 √3। टॉर्क इज इक्वल टू, अब बताओ कितना हुआ, 9 हुआ, 64 हुआ, √3 हुआ, पाई भी हुआ, और बाकी क्या बचा 10⁻⁻4 एक 0 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। बाकी गुणा भाग तो आप लोग कर ही लेते हो, तभी तो 12th में पहुंचे हो, तो कर लेना फिर इसको। वैसे √3 1.7 होता है, पाई 3.14, तो उसको कर लीजिए बच्चों। ये आपके सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, और रहा सवाल इसके आंसर का, तो वो इसको सॉल्व करने से बच्चों आना चाहिए आंसर 3.13 न्यूटन मीटर, 3.13 न्यूटन मीटर। अब अपन नेक्स्ट मैग्नेटिज्म अपन लोगों ने पढ़ा था, लेकिन मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स छोड़ दिए थे। मैंने बोला था कि ये और हो जाने दो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि एक्चुअल में वो क्वेश्चंस में उन लोग क्या मिक्स कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स और कर लेंगे। ठीक है बच्चों।